नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। मैं आकांक्षा पारेख काशिव जन सुलभ पुस्तकालय की ओर से आपसे मुखातिब हूँ आज। और आज मैं अपना कहानी पाठ करूँगी। ये मेरी नई कहानी है। हाल ही में निकट पत्रिका जो लखनऊ से कानपुर से प्रकाशित होती है उसमें ये प्रकाशित हुई है। कहानी का शीर्षक आगरा, मन्नत और साहस है। मैं सबसे पहले तो अर्पण कुमार जी को धन्यवाद देती हूँ, जन सुलभ पुस्तकालय का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और लंबे अरसे से ही काफ़ी हम लोग चर्चा में थे कि मैं कहानी पाठ करूँ, लेकिन वही व्यस्तताएं और उसको लेकर हम लोग कर नहीं पा रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगता है। नमस्कार सभी लोगों को, सब धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कहानी पढ़ने के पहले, मुझे लगता है कि थोड़ी सी बातें रखना ज़रूरी है, क्योंकि कहानियाँ तो चलती रहती हैं और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कहानियाँ बहुत टुकड़ों टुकड़ों में कहीं ना कहीं किसी कहानीकार का व्यक्तित्व भी होता ही है। कहीं दिखता है कि कुछ लोग लिखते हैं तो मतलब मैं मानती हूँ कि महिलाओं के बारे में अक्सर कहा जाता है कि नमस्ते मीना धर द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे महिलाएं जब कहानियां लिखती हैं तो अक्सर उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि इस कहानी में आप कहाँ हैं। सईद जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। तो सबसे बेहतरीन चीज जो महिला पत्रकारों के साथ होती है वो यही कि जैसे उन्होंने कहानी लिखी कि हर व्यक्ति आपसे जरूर पूछेगा कि इस कहानी में आप कहाँ हैं या आपका अनुभव है क्या। तो मैं मानती हूँ कि पुरुष भी अपने अनुभव लिखते हैं, लेकिन महिलाओं को इसकी सफाई ज्यादा देनी पड़ती कि नहीं, वो इस कहानी में नहीं है। मैं इस कहानी के संदर्भ में इसलिए भी ये बात कहना चाहती हूँ कि यह हाल ही में प्रकाशित हुई है और मैंने एक जगह जब भी कहानी का पाठ किया था तो कुछ लोग पढ़ के मुझसे पूछते भी हैं कि ये दुस्साहसिक यात्रा आपने की थी क्या। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कहानीकार की सबसे बड़ी पूंजी तो उसकी कल्पना ही है। क्योंकि अगर आप कल्पनाशील नहीं है तो आप कहानीकार या कथाकार, साहित्यकार, उपन्यासकार तो नहीं हो सकते हैं। क्योंकि घटनाएं आसपास बहुत लोगों की घटती हैं। आप रोजमर्रा के जीवन में आप देखिए, मेट्रो में सफर कीजिए, बस में सफर कीजिए, कहीं भी जाइए तो कहीं ना कहीं घटनाएं घटती हैं। लेकिन एक कहानीकार में ही सुधांशु जी बहुत बहुत नमस्कार, क्योंकि सुधांशु जी तो मेरे कहानियों के बड़े आलोचक, मतलब पाठक सब रहे हैं और वो मुझे बताते भी रहते हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा आप कहानी सुनेंगे और फिर मुझे बताइए कि कहानी बन पड़ी भी है कि नहीं। तो मैं वही बता रही थी कि हिस्से हिस्से में जब हम कहानियां लिखनी शुरू करते हैं। आर.के. सिंह जी का बहुत स्वागत है। अंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कहानीकार में महिला और पुरुष कथाकारों में बस इतना ही अंतर होता है कि हमें बताना पड़ता है कि नहीं, हम इस कहानी में कहीं नहीं है या ये हमारी कल्पना की उपज है। क्योंकि हमारे सीहोर के, मध्य प्रदेश के सीहोर के हमारे एक ये है कथाकार। आवाज की पृष्ठभूमि, अच्छा आपको आवाज आ रही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पंखे को स्लो कर देती हूँ, शायद पंखे की आवाज है। एक मिनट आप देखिएगा, है ना। उनका मानना है कि अगर आपने किसी कहानी पे लिख दिया या कह दिया कि ये कहानी सच्ची है, तो वो कहानियां जो होती हैं वो अपने आप कमजोर हो जाती हैं। और ये मैं भी मानती हूँ। पंकज सुबीर जी ने बहुत सही बात बोली थी, तो मैं हमेशा ये कहने से बचती हूँ। कई बार होता है कि वो कहानियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन से या अनुभव से या हमारे किसी बहुत परिचित से वो निकलती हैं। तो कल्पना के साथ हम लोग वास्तविकता को मिलाते हैं, मतलब एक ब्लेंड होता है। और महिला कथाकार तो इसलिए बेहतरीन ब्लेंड बना सकती हैं, मिला सकती हैं, क्योंकि उनको रसोई में भी बहुत अनुभव होता है। वो किसी भी पाक कला जब वो अपना मतलब विशेषज्ञता दिखाती हैं रसोई में जाकर, तो वो दो चीजों की किसी चीज के कॉम्बिनेशन, ब्लेंड बहुत बेहतरीन तरीके से बनाती है। तो कहानियों में भी वो ब्लेंड जो होता है वो सामने दिखता है, दिखाई देता है, वो ब्लेंड आता है और उसके बाद वो कहानी में निखरता है। तो जब मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की थी तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं वास्तविकता रहती है, या कोई मुझे कहानी सुनाता था या मैं कोई घटना देखती थी, फिर उसमें मैं कल्पना का पुट डालती थी और फिर मुझे लगता था कि वो मेरी कहानी बन पड़ी है।
तो एक कथाकार जो होता है वो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में ही कहानीकार बनता है, और बहुत लंबे समय अरसा लगता है किसी कथाकार को स्थापित होने में, किसी साहित्यकार को स्थापित होने में। आज से 50 साल बाद हम लोगों का फिर जो कहते हैं ना उसको मूल्यांकन होता है। तो फिर जब हम ये जो छोटे छोटे टुकड़े बनाते चलते हैं, उसके बाद वो जो टुकड़े हैं आने वाले 50 सालों में जब वो पहेली, जैसे हम पहेलियां जोड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों की पहेलियां, पजल्स होते हैं, हम जोड़ते हैं और एक टुकड़े में मुकम्मल हम चित्र बनाते हैं। तो किसी कहानीकार को बनने के लिए बहुत मुकम्मल वक्त चाहिए, और वो छोटे छोटे टुकड़े जब सही जगह पर, सही वक्त पर, सही व्यक्ति उसको जोड़ देगा तो वो मुकम्मल कथाकार बन जाएगा। जो हमारी पीढ़ी जो देखती है हमारे पूर्वज कथाकारों को, हमारी पीढ़ी से आगे हमारे पुराने वरिष्ठ कथाकारों को, तो वो बरसों से उन टुकड़ों को देते चल रहे थे पाठकों के बीच। वो एक छोटा टुकड़ा देते चल रहे थे जिसको किसी पाठक ने, कभी किसी आलोचक ने, कभी किसी प्रशंसक ने संभाल के रखा, और फिर एक दिन उन टुकड़ों को जोड़ा गया तो वो मुकम्मल साहित्यकार बन के आ गए, जिनको हम पढ़ते हैं। वो हमारी थाथी हैं, हमारी विरासत है। हम अगर रांगे राघव की बात करें, हम निर्मल वर्मा की बात करें, हम अब मन्नू जी की बात करें, मन्नू भंडारी जी की, हम ममता कालिया जी की बात करें, चित्रा मुदगल जी की बात करें, तो अब ये पहेलियां जो हैं वो जुड़ती जा रही हैं। वो टुकड़े जो उन्होंने हमें दिए थे वो जुड़ते जा रहे हैं, और अब हम देखते हैं कि वो मुकम्मल साहित्यकार, कथाकार बन गए हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी तो मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़े देना शुरू किए हैं। तो उन टुकड़ों को कोई ना कोई कभी सहेजेगा, संभालेगा, पढ़ेगा, सराहेगा, कोई कमियां भी निकालेगा, बताएगा कि मैं कहाँ चूक जाती हूँ। और जब मैं उन सारे टुकड़ों को 50 साल 60 साल बाद जोड़ा जाएगा, तब शायद कोई कहेगा कि हाँ, आकांक्षा पारे लिखती हैं, या उन्होंने लिखा, या अच्छा लिखा या खराब लिखा, या वहां यह चूकी, यहाँ या उन्होंने अच्छा किया। तो जब मैं कॉलेज के दिनों में अपने पत्रिका में लिखती थी, तभी भी मेरे मन में ये कभी नहीं होता था कि मैं बहुत बड़ी साहित्यकार बन जाऊंगी। बस मुझे अच्छा लगता था, मैं अलग हट के कुछ करती थी, क्योंकि मैं अभी चूंकि बोर्ड एग्जाम्स के टाइम आ रहा है, तो मुझे हमेशा लगता है कि थोड़ा ज्ञान भले ही लगता है, बच्चों को लगता है कि ज्ञान बांट रही हैं, लेकिन मैं जब भी कोई बच्चे से पूछती हूँ, और कोई अगर मुझे कहता है कि मैं वो 10वीं में हूँ या 12वीं में हूँ, तो मैं अक्सर उनको बताती हूँ कि पढ़ाई से महत्वपूर्ण होता है कि उस किताबों में क्या लिखा है उसको आप याद रख सकें बाद के जीवन के लिए। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स तो आपने लिखा और 10 नंबर ले आए, और आप हो सकता है मेरिट में भी आ जाए, लेकिन बाद के जीवन में थर्मोडायनामिक्स आपके क्या काम आएगा, अलजेब्रा आपके क्या काम आएगा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पढ़ने में मैं चूंकि बहुत ही औसत सी विद्यार्थी थी, तो मुझे लगता था कि कुछ अलग सा करके कॉलेज में आपकी धाक होनी चाहिए, स्कूल में धाक होनी चाहिए। तो नहीं, नासिरा जी को छोड़ा नहीं है। एक्चुअली कभी कभी जब आप बोलते हैं तो बहुत फ्लो में रहते हैं। नासिरा जी बहुत अच्छी कथाकार हैं, मैंने उनको छोड़ा नहीं है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत सारे नाम बीच में छूट जाते हैं। और कहानी पाठ है तो चूंकि मैं चाहती हूँ कि ज्यादा लोग जुड़ जाएं, इसलिए उसके बाद मैं कहानी पाठ शुरू करूं। तो नासिरा जी हमारी आदरणीय कथाकार हैं और वो बहुत अच्छा लिखती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम छूट गए होंगे, अब कभी कभी होता है फ्लो में आपको नाम याद आ जाते हैं। तो जब हम पढ़ाई करते हैं, बच्चों को बोलते हैं, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए किताबों में क्या लिखा है, वो यदि उन चीजों को व्यवस्थित ढंग से आगे वाले जीवन में उन्हें क्या काम आएगा, ये अगर वो याद रख सकें, वो पढ़ सकें। किताबें मतलब भाषा सीखना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप ये सीखते रहें कि आपने एक जीवनी रटी, आप लिखा और 10 नंबर 5 नंबर ले आए। तो जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे अपने जीवन में लगता है वो ये लगता है कि साहित्य का जुड़ाव बचपन से ही रहना ही चाहिए। जैसे मेरे घर में मुझे परवरिश में मिला, तो उस जुड़ाव की वजह से ही ये है कि आज तक मैं ये यात्रा को यहाँ तक लेकर आ पाई, क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरे परिवार में सब लोगों ने मुझे प्रेरित किया। तो उस प्रेरणा की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मेरा हमेशा से मानना ये रहता है कि एक कथाकार के नाते या साहित्यकार के नाते या एक नौकरी पेशा स्त्री के नाते भी मैं चाहती हूँ कि बच्चे किताबों से जुड़े और उनको ये पता हो कि इन किताबों का मूल्य क्या है। मूल्य मतलब ये नहीं कि 275 रुपए की किताब है, मतलब जीवन में उनका मूल्य क्या है, ये हमें समझाना जरूरी होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि बचपन में हमारे यहाँ पढ़ने का माहौल था, इसलिए हमने हिंदी साहित्य को पढ़ना शुरू किया। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना थी कि जब मैं जिस दौर में 10वीं 12वीं में थी,
उस दौर में लड़कियां मेडिकल कॉलेज में जाती थी और लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। मतलब लड़कों के लिए इंजीनियरिंग वो पीईटी देते थे और लड़कियां सारी पीएमटी देती थी। मैं इकलौती ऐसी लड़की थी मोहल्ले में जिसने पीएमटी का फॉर्म नहीं भरा था, और मुझे कई लोगों को बताना पड़ा कि नहीं, मैं पीएमटी नहीं करना चाहती। तो सब लोग बोलते हैं कि मतलब हो नहीं सकता होगा, आप उसको एग्जाम को क्रैक करना भी मुश्किल काम था, मेडिकल टेस्ट को। तो इसके अलावा जो विज्ञान की पढ़ाई थी, मतलब मेरे यहाँ मैंने सभी अच्छे लेखकों को पढ़ा, शरद चंद्र को पढ़ा, शिवानी जी को पढ़ा। मतलब हमारे यहाँ प्रेमचंद का पूरा साहित्य था। बावजूद उसके हमारे परिवार में ये था कि हम 10वीं में तो मैथ्स लेंगे, बायो लेंगे और साइंस पढ़ेंगे। मेरे भाइयों ने मैथ्स लिया, मैंने बायोलॉजी लिया। तो विज्ञान पढ़ने का जो दबाव था, क्योंकि माता पिता को लगता था कि लिखते तो हैं लेकिन करेंगे क्या आगे, अगर आप लिखने का शौक पालिएगा तो पेट कैसे भरेगा। मतलब हमारी माँ का सबसे पहला सवाल होता था कि नहीं, लड़कियों को तो नौकरी करना ही चाहिए, और हिंदी साहित्य पढ़ने से नौकरियां नहीं मिलती। हमारे वहां तो मध्य प्रदेश में तो उतना हिंदी साहित्य पढ़ने का क्रेज भी नहीं था, तो उनको लगता था कि अगर आप विज्ञान पढ़ेंगे तो विज्ञान पढ़ के कम से कम ये तो है ही। तो पढ़ना है, गर्मी की छुट्टियों में कॉमिक्स है, हिंदी साहित्य है, लेकिन बावजूद उसके पढ़ाई विज्ञान की करनी है। तो ये जो विडंबना है, या जिसको कहें खाई है, दूरी है, इसको पाटना हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब मैं कहानी पढ़ती हूँ। कहानी मेरी, मैंने बताया ही था, उसका शीर्षक आगरा, मन्नत और साहस है। और मुझे जरूर बताइएगा कि कहानी कैसी है, इसमें क्या कम है, तो मैं कोशिश करूंगी कि अगली कहानी में उसको सुधार सकूं। और आप सब लोगों के जो राय रहेगी वो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य रहेगी। मैं कहानी शुरू करती हूँ। आगरा, मन्नत और साहस। बचपन में दादी एक कहानी सुनाया करती थी। गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो इतना दीनहीन और सादा था कि उसे कोई भी फुसला सकता था। इतना सीधा कि वह हमेशा लोगों से पूछकर ही उनकी सलाह पर ही फैसला लेता था। 4 लोग जो कह देते वही बात मान लेता, कभी खुद का दिमाग न लगाता। लकड़हारे की पत्नी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी। कई बार वो उसे झिड़क देती, समझाती, नाराज होती, पर लकड़हारा करे तो करे क्या, अपने स्वभाव को बदले तो कैसे बदले। लकड़हारे की पत्नी कई बार उसे समझाकर, फुसलाकर अपनी बात मनवा लेती थी। एक बार लकड़हारा लकड़ियां काटने जंगल गया। वो लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़ा और गिर गया। उसे बहुत चोट लगी, लेकिन जंगल में आसपास वो बिल्कुल अकेला था। ऐसा कोई नहीं था जिससे वह मदद मांगता। बड़ी मुश्किल से वह घर लौटा। पड़ोसियों को पत्नी ने बताया कि लकड़हारा आज पेड़ से गिर गया और उसे बहुत चोट आई है। पड़ोसी तुरंत मिजाज पुरसी के लिए इकट्ठा हुए। लकड़हारे को वाकई बहुत दर्द था। एक ने पूछा, भाई कहाँ लगी? लकड़हारा कुछ जवाब देता, उससे पहले दूसरे ने सवाल जड़ा, पैर टूट गया है क्या? लकड़हारे ने उसकी तरफ देखा, तभी तीसरा बोल उठा, मुझे तो लगता है इसकी कमर में लगी है, तभी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। इतनी भीड़ और सवाल, लकड़हारा घबरा गया। बस इतना ही बोला, जहां 4 लोग बोल दें वही मान लूंगा कि कहाँ चोट लगी है। यह सुनकर बीवी एकदम खफा हो गई, लेकिन 2 लोग अड़ गए कि नहीं, इसका पैर टूटा है, जबकि 2 और आगे आए, उसकी कोहनी की चोट पर शर्त लगाने लगे। इसके बाद बहस छिड़ गई, जो धीरे धीरे लड़ाई में तब्दील हो गई। फिर लकड़हारे की पत्नी ने कमान हाथ में ली और तय किया कि लकड़हारे को कमर में नहीं, घुटने और सिर में लगी है। इसके बाद जो भी पूछता, लकड़हारा उसे यही बताता, लेकिन अकेले में अपने कंधे की मालिश भी कर लेता था। उसके बाद हमेशा के लिए पत्नी ने कमान संभाल ली और लकड़हारा भी उसी की बात मानने लगा। इस कहानी को सुनकर हम खूब हंसते थे। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, मुझे ये लगने लगा कि यह कहानी मैंने इतनी बार सुनी है कि वो लकड़हारा मेरे अंदर समा गया है। वो लकड़हारा मैं बन गई हूं। कहानी से निकलकर असली पात्र में तब्दील होता लकड़हारा, जिसके आसपास से भी साहस नाम की चिड़िया नहीं गुजरी। जो साहसी ही ना हो, उससे दुस्साहस की आशा करना तो व्यर्थ है। मैं अपने फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगी, बिल्कुल लकड़हारे की तरह।
आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ मैं यानी एक जीती जागती नए जमाने की लड़की कह रही है कि वह साहसी नहीं है और अपने फैसले नहीं ले सकती। ऐसा मुझे कैसे पता चला? पहली बार तो तब जब ग्रेजुएशन पूरा होते ही माँ ने एक लड़के से मिलवाया। लड़का जब घर से चला गया तो माँ ने कहा, देख मना मत करना, बिना बाप की लड़की है, तुम्हारी शादी करूं तो चिंता से मुक्त हो जाऊं। लड़का खाता कमाता है, लड़की को जीवन में और क्या चाहिए? लकड़हारे ने कहा, ठीक ही तो बात है। 2 वक्त के खाने और 2 जोड़ी से कपड़े से ज्यादा जीवन में और चाहिए भी क्या? अंदर बैठा लकड़हारा कुछ कहना ही चाहता था कि उसके पहले ही उसकी पत्नी चली आई, दनदनाती हुई, गुस्से में लाल। ऐसे कैसे नहीं चाहिए कपड़े और खाने से ज्यादा? न बारिश, न आंधी, न तूफान, सामान्य मौसम, साफ आसमान, रुकी हुई हवा और ठहरी हुई माँ की निगाहें। निगाहों में बस एक ही प्रश्न, ये हिम्मत तुम्हारी? लेकिन लकड़हारे की पत्नी थी कि हार मानने को तैयार नहीं थी। अंदर बैठकर वह बार बार उकसाती और हर रिश्ते के लिए मना कर देती। लकड़हारे की पत्नी जीती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लकड़हारा हार गया था। इसका मतलब था लकड़हारा कुछ देर के लिए शांत बैठ गया था। इस बार उसने पत्नी को जीत जाने दिया। आखिरकार थक हार कर दूसरा खाता कमाता खोजा गया। लेकिन जब 5 सालों में अच्छे और खाते कमाते लड़कों ने माँ से तरह तरह की चीजें मांगी तो मांग और आपूर्ति का नियम गड़बड़ा गया। वे लोग एक जीती जागती लड़की को सिर्फ इसलिए छोड़ गए क्योंकि उसके माथे पर बिका हुआ माल वापस नहीं होगा जैसा कुछ नहीं लिखा था। चिंता मुक्त 5 साल फिर से चिंतन में तब्दील हो गए। उन लोगों ने मेरे इतने ऐब गिना दिए कि कोई नहीं बोल पाया फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। मेरे ऐब के बारे में लोगों की अलग अलग राय थी, इसलिए मैं तय नहीं कर पाई कि चिंता के रूप में दोबारा घर में आना ठीक था या वहीं से चिता के रास्ते चले जाना ज्यादा ठीक रहता। घर वापसी का यह असर हुआ कि लकड़हारे ने स्थायी कब्जा कर लिया। उसकी पत्नी कहीं किसी कोने में दफन हो गई। माँ ने भाग दौड़कर डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर मेरी नौकरी लगवा दी। दफ्तर में विभाग के तीनों वरिष्ठ अपने हिस्से का काम छोड़कर चले जाते, लेकिन स्थायी रूप से गहरे बैठा हुआ लकड़हारा मुंह से आवाज नहीं निकलने देता। मैंने बताया ना कि साहसी नहीं हूं, और आप तो जानते ही हैं विरोध साहस से ही पैदा होता है। जाड़े के एक दिन जब लगभग 5000 पन्नों की एक एंट्री की जानी थी, काम खत्म हुए बिना दफ्तर का समय खत्म होने पर धीरे धीरे सब निकल गए। मैं कह भी नहीं पाई कि मैं अपने हिस्से का पूरा काम कर चुकी हूँ और मेरे भी जाने का समय हो गया है। मेरी उंगलियां जितनी रफ्तार से कीबोर्ड पर चल रही थीं, उतनी ही तेजी से अंधेरा भी उतरता चला आ रहा था। धीरे धीरे दूसरे विभागों की लाइटें बंद होने लगी और सन्नाटा कुर्सियों मेजों पर बैठने लगा। रोशनी के नाम पर मेरे क्यूबिकल की एक ट्यूबलाइट और कंप्यूटर की नीली रोशनी थी। आवाज के नाम पर कीबोर्ड की खटखट। धीरे धीरे बाहर गाड़ियों की आवाजें आनी भी कम हो गईं। शोर के साथ दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि पलटकर देख पाती। दूर कहीं से पानी टपकने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर पहले तो ये आवाज नहीं थी, मैंने खुद से पूछा, या फिर मैंने बेध्यानी में ध्यान नहीं दिया। नल की आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। हालांकि वॉशरूम थोड़ी दूरी पर था, लेकिन वहां जरूर कोई था। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली। रात के 9 बज रहे थे। कुछ देर मेरी उंगलियां ठहर गईं। मुझे दोबारा मैं मुड़ी तो स्नेहा के क्यूबिकल का फोन बजने लगा। स्नेहा, मेरे विभाग की हेड। सन्नाटे में फोन की आवाज ने मेरी सही हिम्मत भी तोड़ दी। मैंने कंप्यूटर बंद कर घर जाने का फैसला किया। भले ही मेरी नौकरी 2 महीने पुरानी थी। मैं संभल कर कुर्सी पर बैठी और कंप्यूटर बंद करने के लिए मुड़ी ही थी कि खटखट की आवाज फिर आने लगी।
अब वो आवाज करीब और करीब आती जा रही थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि पलट कर देखती। खटखट ठीक मेरे पीछे बंद हुई और किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं पूरी ताकत से चीखती। मेरी चीख खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे डपटा। तब तक उस मंजिल का गार्ड भी अंदर आ चुका था। उनके कहने का आशय था कि मैं नीरी बेवकूफ हूं जो इतनी रात अकेले दफ्तर में बैठी हूं। अकेली होने पर कुछ भी हो सकता है। इस तरह अकेला बैठना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं। मुझे स्नेहा को बताना चाहिए था, उन्होंने जोर से डपटा, कि इतना काम एक व्यक्ति एक दिन में अकेले नहीं कर सकता। उनकी आवाज तेज थी। वो मुझे अपने साथ उठाकर नीचे ले आई, अपनी स्कूटी पर बैठाया, फिर पूछा कि वो मुझे कहाँ छोड़ सकती हैं। उन्होंने जलती हुई लाइट देखी थी और उन्हें लगा कि मेरे डिपार्टमेंट में और भी लोग होंगे। गार्ड से उन्हें पता चला कि मेरे डिपार्टमेंट में सिर्फ मैं नहीं निकली हूँ, बाकी सब निकल चुके हैं। उन्होंने स्नेहा मैम के एक्सटेंशन में फोन लगाया और दोबारा मुझे देखने ऊपर आई। अगले दिन सुबह मेरे कुछ भी कहे बिना वो खुद मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मेरी उंगलियां कुछ ज्यादा ही तेजी से कीबोर्ड को पीट रही थीं, इतनी तेजी से कि उन्हें देखने के बाद भी थमने में कुछ वक्त लगा। काम अब भी बहुत था। उन्होंने स्नेहा मैम को मेरे क्यूबिकल में ही बुला लिया। उनकी बातचीत से लगा शायद वो उनसे अच्छे से परिचित हैं। वो कल रात के बारे में बोले जा रही थीं। स्नेहा मैम सिर्फ सुन रही थीं। आसपास बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। भीड़ इकट्ठा होकर पूछने लगी, मुझे किसी ने कहा था कि अकेले रात में इतनी रुकने को। भीड़ जानना चाहती थी मैं अकेले इतनी रात को क्या कर रही थी और मैं अकेले रुकने का विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही हूँ। लकड़हारा इंतजार कर रहा था कि जो कारण चार लोग कह दें वही मान लिया जाए, लेकिन चार लोग एकमत होने के बजाय दोषारोपण कर रहे थे। तभी मैंने देखा सालों पहले दफन हो गई लकड़हारे की पत्नी फिर से दृश्य में शामिल हो गई, लेकिन इस बार वो मेरे अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बोल रही थी। उसकी पत्नी खटखट के आवाज करने वाले सैंडल पहनने वाली मैम के अंदर समा गई थी। लकड़हारे की पत्नी ने सबको डपटा और लकड़हारे का पक्ष लिया। उसने बीती रात की पूरी बात सुनाकर सबको चुप कर दिया। अब लकड़हारे की पत्नी जब देखो तब ऑफिस से निकलकर मेरे क्यूबिकल में आने लगी। हम दोनों के रास्ते एक ही थे, अलबत्ता मंजिलें अलग अलग थीं। एक बिंदु ऐसा आता था जहां हम दोनों जुदा हो जाते थे। स्कूटी से ये रास्ता एक साथ पार होने लगा। एक दिन पता नहीं कैसे मैंने कह दिया, माँ बीमार हैं। फिर धीरे धीरे परेशानियों की गठरी खुलती गई और प्यार के एक रेशमी धागे ने अदृश्य रूप से हम दोनों को बांध लिया। 4 साल हो गए थे उनकी शादी को, पर उन्हें बच्चे नहीं थे। पति अच्छे थे, कुछ कहते नहीं थे, लेकिन उनका मन कहीं ना कहीं अपराध बोध से घिरा रहता था। एक दिन उन्हीं ने कहा, चलो फतेहपुर सीकरी चलते हैं। आगरा से बस 40 किलोमीटर दूर है। वहां सलीम चिश्ती की दरगाह है, मन्नत मांग कर आते हैं। सुना है वहां सबकी फरियाद सुनी जाती है। और एक दिन मैंने खुद को शाम 4 बजे वाली ट्रेन में बैठे पाया। उन्होंने कहा शाम 6 बजे तक आगरा, 6:30 बजे तक सीकरी, 7 तक दरगाह का काम खत्म, 7, 7:30 बहुत हुआ तो 8 तक दोबारा आगरा, फिर 8:30 वाली ट्रेन और रात 11 तक तो घर। उन्होंने जितनी सरल ढंग से कहा उतने ही सरल ढंग से मैंने इसे मान लिया और मन्नत को मन ही मन 2-3 बार दोहरा भी लिया। संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा ना, मन उन्हें पहले ही समझदार मान चुका था। लकड़हारा मूर्ख था, लेकिन उसकी पत्नी नहीं, और वो तो लकड़हारे की पत्नी की तरह समझदार थी। ट्रेन चल दी, 6 बज गए। उनके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता आई। 7 बजे, और जब 7:30 तक ट्रेन आगरा कैंट प्लेटफॉर्म पर रेंग रही थी, वो फुर्ती से उतर गई। मैंने डर कर आंखें बंद कर ली, पर ट्रेन धीमी थी और उनका संतुलन गजब। ट्रेन रुकने पर जब मैं उतरी, वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी इधर उधर देख रही थी। उनके सामने पहली बार लकड़हारे ने हिम्मत की, बहुत देर हो गई है, यहीं से वापस चलते हैं, वो 8 बजे वाली ट्रेन से। उन्होंने प्रतिवाद किया, कुछ इस तरह
जैसे कहना चाह रही हूँ, तुम्हारी तरह बेवकूफ और डरपोक नहीं हूँ। उन्होंने डींग हाकी। पहले भी कई दफे आई हूँ। 15 मिनट में दरगाह पहुंच जाएंगे। तुम्हें सीकरी घुमाना था, पर फिर कभी। अभी सीधे दरगाह चलेंगे, फिर वापस स्टेशन। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। गर्मियों का दिन आराम से धीरे धीरे अलसाते हुए छुपता है। उसे ढल जाने की कोई जल्दी नहीं रहती। आसपास के लोगों को धकियाते हुए वो एक रिक्शा पर सवार हो गई। गांव जाने वाले कुछ लोगों के अलावा वहां जाने वाली बस में हम सिर्फ 2 ही बाहरी थे। जब वहां पहुंचे तो सरकते सरकते शाम रात में बदल गई थी। बुलंद दरवाजा देखकर मैं वाकई भूल गई कि वापस लौटना है। वो लपक कर दरगाह की ओर बढ़ने लगी। तभी किसी ने टोका, कहाँ? उन्होंने पलट के देखा, जैसे उसका जवाब देना नहीं चाहती हो। आवाज ने फिर उनसे प्रश्न किया, कहाँ? उन्होंने बड़े मेमबन से कहा, दरगाह। अरे, वो तो कब की बंद हो चुकी। बंद? उनके चेहरे पर अजीब सा भाव आया। मैंने उन्हें देखा। मेरी अलबत्ता निगाहों में घबराहट नहीं थी। ऐसे कैसे? भगवान का दरवाजा कभी बंद होता है? भगवान का मालूम नहीं, पर दरगाह का हो जाता है। दरगाह बंद हो गई है। हम दोनों सकते में आ गए। वो फिर भी लंबे डग भरे वहां तक चली जा रही थी। तो क्या हुआ? बाहर तो हम जा ही सकते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। पता नहीं क्यों उन्होंने मेरा हाथ इस जिद से छुड़ाया जैसे वो तो दरगाह तक पहुंच कर ही रहेंगी। हम आगे बढ़ गए। बाहर बैठकर हमने खूब दिल से दुआ मांगी। उन्होंने अपने पर्स से मौली निकाली और दरवाजे पर ही मौली बांध दी। जब हम निकले तो रात भर आई थी। बाहर आकर पता चला दिन भर पर्यटकों को लाने वाले गांव के बाशिंदे अपने घरों में समाकर लौट चुके हैं। लालटेने और पीले बल्ब टिमटिमाने लगे थे। बहुत दूर चलने पर भी जब कोई साधन नहीं मिला जो आगरा पहुंचा सकता, तो उन्होंने पूछा, आगरा जाने का कोई साधन? आगरा? अभी आगरा में कहा? कौन आपको आगरा ले जाएगा? वो चुप खड़ी रही। मैं सिर्फ मुस्कुरा दी। वो लकड़हारा जैसे उनमें समा गया। एक अहमकाना फैसला। उन्होंने किसी से आगरा तक जाने की तरकीब पूछी और पैदल चल पड़ी। बहुत नजदीक कोई चौकी थी जहां से दूसरे गांव की आती जीप हमें आगरा छोड़ सकती थी। सन्नाटे ने रात के 9 को 12 में तब्दील कर दिया। बोतल में पानी कब का खत्म हो चुका था। पैर जवाब दे गए थे, पर वो नजदीक की चौकी नहीं आई। उन्होंने घर पर कहा था वो टूर पर है, और मैंने कहा था रात को 11 तक जरूर आ जाऊंगी। 11 बजने में 2 घंटे की देर थी, पर माँ को बताने के लिए साधन नहीं था। दूर से किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। फटफटी पर सवार 2 लोगों ने बताया कि हम गलत दिशा में हैं। अब यहां से बाएं घूम जाएं और फिर सीधे चलें, तब वो चौकी आएगी। पर अब आगरा पहुंचने के लिए शायद ही कोई साधन मिले। यह सुनकर मुझे भी गुस्सा तो नहीं आया। साहस पर गुस्सा कैसा? साहस बहुत कीमती होता है, यह तो मालूम था, पर दुस्साहस तो अनमोल है। अनमोल चीजें संघर्ष से मिला करती हैं। आगरा अभी बहुत दूर था, अलबत्ता चौकी नजदीक थी। चिंता इंतजार को लंबा खींच देती है। घड़ी 2 बजाकर आगे बढ़ गई थी। हम वहीं खड़े थे। लग रहा था हम सदियों से वहीं खड़े हैं। जिस कच्ची सड़क से हम आए थे वहां हल्की धूल हवा में खेल रही थी। चौकी पर कोई नहीं था। एक मरियल बल्ब जल रहा था और लकड़ी का एक खोखेनुमा ढांचा था। उसी को देखकर हमने मान लिया कि यही चौकी है। मरियल बल्ब पूरी ताकत से जल रहा था, पर अंधेरा उससे कहीं ज्यादा ताकत से हावी था। देखने पर लग रहा था कोई कच्ची सड़क है। शायद कुत्ते भी नहीं थे। सन्नाटा किसी तरह टूटने को तैयार नहीं था। मेरे मन ने कहा, पुरानी मन्नत तोड़ दो, नई मांगो कि सुरक्षित घर पहुंच जाओ। मेरे होंठ बुदबुदाना चाहते थे कि माँ का बीमार चेहरा सामने आ गया। वो भी ना रही तो मैं कैसे रहूंगी? पर यदि सुरक्षित ना पहुंच पाऊं तो माँ कैसे रहेगी? अपनी मन्नत को लेकर मैं असमंजस में थी। जैसे मेरे मन की बात उनके मन ने सुन ली।
उन्होंने बुदबुदाया, बच्चे लिख के लिए पर सिर्फ जीप चला करती हैं। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो उन्होंने मुझे टोक दिया और कान चौकन्ने कर दिए। वाकई दूर से किसी गाड़ी की आवाज आ रही थी। आवाज धीरे धीरे नजदीक आती गई। 5 लोगों से लदी जीप ऐन हमारे सामने आकर रुक गई। हमने जो बताया, उन्होंने जो समझा, उसका सार बस इतना ही था, आगरा। जीप में बैठते ही मेरे जैसे दुनियादारी न समझने वाले को भी समझ में आ गया कि आसमान से गिरकर खजूर में अटक गए हैं। जीप में शराब की दुर्गंध भरी हुई थी। एक ने दूसरे के कान में कुछ कहा और अश्लील ठहाका गूंजा। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। जीप ने रफ्तार पकड़ ली। हवा सरसराती सी हमारे बाल उड़ाने लगी। अंदर से आती आवाज ने कहा, रास्ता गलत है। तेज चलती जीप में किसी ने गाने बजा दिए। कर्कश सी आवाज का कोई अश्लील गीत बजने लगा। जीप में अंधेरा था, हम किसी को नहीं देख सकते थे। अचानक लगा जीप किसी कच्ची सड़क पर उतर गई है। कई जगह जीप हिचकोले खाने के लिए लगभग रुक सी जाती थी। वो ऐसे ही किसी मौके की ताक में थी। उन्होंने मुझे झटके से धक्का दिया और फिर कूद गई। मैंने उनका सिर्फ एक शब्द सुना, भागो। जीप से कुछ शोर हुआ, फिर वे लोग नीचे भी कूद गए। अंधेरा हमें लील गया, लेकिन हम अब भी उतने ही पास थे कि जीप की घरघराहट सुन सकते थे। मेरा घुटना शायद छिल गया था। दौड़ना तो दूर, चलना भी मुहाल था, पर वो मुझे घसीटे जा रही थीं। खाली मैदान में अंधेरा हो तो छुपा भी नहीं जा सकता। पीछे किसी ने टॉर्च जला लिया। रोशनी हम तक नहीं पहुंची थी, पर हम कोई आकाश और पृथ्वी भी नहीं थे जो उन्हें हम तक पहुंचने में सैकड़ों प्रकाश वर्ष लग जाते। हम देरी से पकड़े जाने के लिए दौड़ रहे थे, बचने के लिए नहीं। हम दोनों जानते थे, पकड़े तो हम जरूर जाएंगे। इस बार मेरी बारी थी। मैंने पूरी ताकत से मन में दोहराया, बचा लो बाबा, घर पहुंचा दो, माँ के लिए फिर आऊंगी। मेरी रुलाई फूट गई। अचानक हमें लगा हम किसी से टकरा गए हैं। अंधेरे में अभ्यस्त हो चुकी आंखों ने किसी मनुष्य जैसी आकृति को देखा। उन्होंने नीम बेहोशी सी की आवाज में शब्द बुदबुदाए। टॉर्च की रोशनी लगातार पास आती जा रही थी। उन्होंने जो शब्द बुदबुदाए, बस पीर, बाबा, मदद, आगरा, मन्नत, लड़के, बचाओ। आकृति ने हाथ उठाया और हम बिना सोचे समझे उस दिशा में दौड़ गए। स्वभाव के विपरीत मैंने मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी में सफेद लंबी दाढ़ी में एक चौगेधारी खड़ा था। लकड़ी के बहुत से कटे ठूंठों के बीच हमने खुद को धकेल दिया। बहुत देर में सांस संयत हुई। हमने बहुत देर तक एक साथ सिर उठाकर देखा। दूर दूर तक ना कोई रोशनी थी, ना आवाज। सुबह 5 बजे रोशनी के कतरे बिखरने लगे थे। लगा हम सैकड़ों वर्षों से ऐसे ही उकड़ू छुप कर बैठे हुए हैं। हम जहां बैठे थे वहां एक बड़ा सा गड्ढा था। हल्की रोशनी में हमने देखा, हमारी नजरें सामने गई। हम एक दूसरे को कसकर पकड़कर बैठे रहे। वो एक श्मशान था, कच्चा सा, अनघड़। सड़क ज्यादा दूर नहीं थी। एक चाय वाला अपनी टपरी बुहार रहा था। हम धीरे धीरे वहां पहुंचे। उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा, यहां कोई बाबा रहता है क्या? चाय वाले ने अजीब निगाहों से हमें देखा। नहीं तो, उसने कहा। मैंने सिर्फ सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। उन्होंने कहा, आभार तो बनता ही है ना? चाय वाले ने और अजीब निगाहों से हमें देखा। हमने उससे आगरा जाने के बारे में पूछा। उसने हमें तरीका बता दिया। एक ऊंघती सी बस में हम सवार हो गए। इतने घंटों में पहली बार हमारी पीठ सुकून से टिकी हुई थी। माँ से क्या कहोगी? आप क्या रह गई थी? चोट कैसे लगी यह पूछे तो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम रात भर श्मशान में रहे, मैंने थोड़ा डर दिखाते हुए कहा। अच्छा हुआ ना हम वहां रहे। तुमने कभी किसी को भूत को बलात्कार करते सुना है क्या? तो क्या वो बाबा भी भूत थे?
मैंने पिछली रात को फिर याद किया। भूत तो सबके अंदर है, बस उससे साहस से लड़ने की जरूरत है। और क्या पता चिश्ती खुद चले आए हों हमारी मदद के लिए। मैंने पुकारा था उन्हें, उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैंने उनकी आवाज में आवाज मिलाई। उन्होंने बंद आंखों से ही मेरे हाथ पर हाथ रखा। इस स्पर्श में ममता भरा अपनत्व स्नेह था, अभिभावक की तरह। उन्होंने कहा, हर मन्नत का एक वक्त होता है, लगता है हमारी वाली का भी वक्त नहीं आया। मैं दोबारा आऊंगी, मैंने जोर से कहा, शायद दृढ़ता से। दोबारा किसी ने अट्टहास किया मेरे अंदर से। मैंने देखा वो लकड़हा रहा था। उन्होंने आंखें खोली और चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने जैसे ही दोबारा कहा, लकड़हारा फिर जोर से हंसा, इस बार और जोर से। मैंने और दृढ़ता से कहा, हाँ दोबारा आऊंगी। लकड़हारा फिर हंसता। उसके पहले मैंने उसे पकड़ा और पकड़कर चलती बस से धकेल दिया। मैं और वो सुकून से बैठे हुए थे। धन्यवाद। कहानी ये है। अब आप मुझे बताएं तो मैं सवालों के जवाब भी देती हूँ और हम लोग इस कहानी पर बातचीत भी करते हैं। वंदना जी बहुत नमस्कार और बहुत धन्यवाद कि आपने सुनी और आपको वाचन पसंद आया। आप तो खुद इतनी अच्छी कहानियां लिखती हैं। बहुत धन्यवाद वंदना जी। और हम इसी कहानी पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद अंजना जी, आपको कहानी अच्छी लगी। ये हाल ही में मैंने लिखी है, नई कहानी ही है, अभी बस एक पत्रिका में प्रकाशित ही हुई है पिछले महीने के अंक में। अगर आप लोग जो सुन रहे हैं उनके कोई प्रश्न हो कहानी को लेकर या किसी और तरह के प्रश्न जो आप पूछना चाहें। धन्यवाद अशोक जी कि आपको लकड़हारे का रूपक अच्छा है। नमस्ते चाचा जी, बहुत धन्यवाद। मतलब घर से बुजुर्गों का, परिवार के लोगों का आना बहुत अच्छा लगता है। मेरे चाचा जी कमलेश जी बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वो भी यहाँ हैं। धन्यवाद विजय जी कि धन्यवाद कि आपको पढ़ने का ढंग अच्छा पसंद आया। आप अपर्णा जी दीदी भी हैं, बहुत धन्यवाद कि आपको कहानी अच्छी लगी अपर्णा दी। हम लोग एक्चुअली जब मैं ये कहानी लिख रही थी, ये मतलब जो रूपक का इस्तेमाल है, मैं इसको कुछ अलग ढंग से लिखना चाहती थी। और अलग ढंग से का मतलब ये है कि मैं कुछ लोक कथाओं को लेकर काम कर रही थी। तो मैंने 2-3 लोक कथाएं निकाली थी, जिसमें मुझे सबसे जो पसंदीदा लोक कथा जिसको कहते हैं प्रभावी, तो अशोक जी लकड़हारे की पत्नी का इसलिए मैंने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं उस लड़की को थोड़ा कम कॉन्फिडेंस वाला बताना चाहती थी कि जिसमें आत्मविश्वास नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आत्मविश्वास से ही आती हैं। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, मतलब छोटा सा अपना फैसला लेना या नीतिगत चीजों का तो होना ही चाहिए। तो चूंकि मैंने रूपक में इसलिए लकड़हारे को इस्तेमाल ज्यादा दिया है ताकि लगे कि हाँ, मतलब आपका अपना जो भरोसा होता है वो आप खुद पे पहले आप रखिए, उसके बाद ही कोई आपकी मदद करेगा। इसलिए पत्नी का इस्तेमाल मैंने कम किया है। अंजना जी बहुत धन्यवाद। तो मैं वही बता रही थी कि जब मैं इस कहानी को लिख रही थी तो मैंने कुछ लोक कथाएं खोजी थी और मुझे ये बहुत प्रभावी लगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि लड़कियों को खासकर, मतलब सभी को हालांकि होना ही चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर ये गुण होना ही चाहिए, लेकिन लड़कियों में तो खासकर ये होना ही चाहिए कि उनमें एक आत्मविश्वास हो, वो अपनी बात कह पाए। अपनी बात रखना महत्वपूर्ण है। कोई उस पर सहमत हो या ना हो, ये बहुत बाद की बात होती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आपको कोई भी चीज खराब लगती है या आप कोई चीज नहीं करना चाहते, मतलब आप उसको ये मत सोचिए कि आप इसे विरोध की तरह देखा जाएगा या विरोध समझा जाएगा। हमारे समाज में, भारतीय समाज में अक्सर जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनका पालन पोषण एक अलग ढंग से होता है और मतलब उनका ये रहता है कि आपको तो सबका सुनना ही है, मतलब घर में भी सुनना है और आप ससुराल जाएंगे वहां पर भी सुनना है। तो उनका एक व्यक्तित्व जो होता है वो ऐसा निखर के नहीं आ पाता। जैसे मैं अपने परिवार की बात करूं तो मैं घर की इकलौती लड़की हूँ, मेरे घर भाई हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा
जो आत्मविश्वास मिलता है वो ज्यादातर मुझे परिवार से ही मिलता है, कि जो मैं करती हूँ सब लोग उसका समर्थन करते हैं, या मुझे बाहर पढ़ने भेजना या बाहर शहर से बाहर नौकरी करने भेजना, तो ये परिवार ने मेरे निर्णय में हमेशा सहयोग किया। तो मैं हमेशा अपने दफ्तर में भी देखती हूँ या परिवार में आसपास परिवेश में भी देखती हूँ, समाज में देखती हूँ कि लड़कियां अपनी बात नहीं रख पाती हैं। तो मैं इस रूपक के बहाने लड़कियों के लिए अंदर वो डालना चाहती थी कि आपको अपनी बात रखना या अपना फैसला तो करना ही होगा, तभी फिर कोई आपके फैसले पर मुहर लगाएगा, या कुछ लोग होंगे जो विरोध में होंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि आप सही हैं। तो सही और गलत का जो निर्णय होता है वो बचपन से ही, घर से ही सिखा दिया जाना चाहिए, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वजह से मैंने उसको रखा, मतलब रूपक को रखा। और वो नरेटर जो है, वो नरेटर खुद भी बोल रहा है कि भाई मेरे अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है, तो मैं कॉन्ट्रडिक्शन बताया है मैंने अब उसको लेके। बहुत धन्यवाद अशोक जी। सिनेमेटिक प्रभाव सुंदर आता है, ये तो खैर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं लिखते वक्त उतना मैंने सच में नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, मैं ये चाहती थी कि इस कहानी को मतलब दृश्य चित्र की तरह खींच दिया जाए, कि जब कोई उसे पढ़े या कोई उसे सुने तो वो उस वक्त वहां पहुंचे, वहां मौजूद रहे, उसे लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ये भी नहीं देखा कि ट्रेन कब जाती है। मतलब आप कई बार होता है ना, ऐसे दुस्साहसिक फैसले आप लेते ही हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि वो अतिरिक्त तो सोचती है और वो बिल्कुल नहीं सोचती हैं। तो एक बीच का संतुलित एक रास्ता होना चाहिए, ताकि वो संतुलन दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है कि उन्होंने ये भी नहीं पता किया कि दरगाह कब बंद होती है, या वो लौटना या आने में कितना टाइम लगेगा, और बस वो चल पड़ी कि उनको लगता था कि वो समझदार है इसलिए सब कुछ कर सकती हैं, और उसको लगता था कि वो निहायत ही बेवकूफ है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती। तो दो मैंने विपरीत तरीके से चरित्र चित्रण किया, कि एक का चरित्र ऐसा मजबूत है और एक का चरित्र ये है। तो बैकग्राउंड मैंने इसलिए दिया कि वो जो लड़की है वो उसके घर में चूंकि पिता नहीं है, उसकी माँ है, तो वही जो मैंने आपको बताया उसमें मैंने लिखा भी है कि कहानी में माँ का यही है कि भाई अब पढ़ लिख गए और शादी हो जाए, और यही हमारे समाज में होता है अभी कि लड़कियों के लिए सीमित मतलब ड्यूटीज हैं, कि वो अच्छी बच्चों की तरह खाना बनाना सीख लें, अच्छी लड़कियां हो, घर का काम सलीके से सीख लें। सलीका तो लड़कियों को ही आना चाहिए, लड़कों को तो कोई जरूरत होती नहीं सलीके की। तो वो सब चीजें सीख लें और उसके बाद शादी कर दी जाए उनकी। और शादी में भी जैसा उनके घर में घर वाले उनको रखें, पहनने से लेकर, खाने से लेकर, घूमने से लेकर, जहां भी उनको परमिशन मिले वो उतना करें, और उनका जीवन और दायरा बस उतना ही रहे। तो उस दायरे से चूंकि बाहर निकलना जरूरी है। तो इस तरह की कहानी है। जैसे मेरी कहानी है मणिकर्णिका, कुछ लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा, वो शब्दांकन वेबसाइट पर भी है। तो वो जो कहानी है वो 3-4 लड़कियों की कहानी है जो निचले तबके से आती हैं, जो हमारे यहाँ जो हेल्पिंग हैंड्स होती हैं, हमारे यहाँ सभी के यहाँ कोई कुक होती है, कोई नैनी का काम करती है, कोई हमारे यहाँ सफाई के लिए आती हैं दीदी लोग, या तो मैंने उन बच्चियों को लिया है, उन लड़कियों को लिया है कि कोई मॉल में सिक्योरिटी ऑफिसर है, तो हम उनको बोलते सिक्योरिटी ऑफिसर, लेकिन आप देखिए मॉल में हम जब जाते हैं, अगर कोई हमें कहे बैग चेक करवा लीजिए, तो हम एयरपोर्ट पे तो तमीज से बैग खोल देते हैं या फ्रिस्किंग करवा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है CISF है और वहां पर पूरा आपको फ्लाइट बोर्ड करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप मॉल में जाके देखिए कि उन लोग को बहुत बेइज्जती से लोग बात करते हैं। भाई उनकी ड्यूटी है कि वो बैग आपका चेक करें या फ्रिस्किंग करें, तो लोग उनको मैंने बहस करते देखा है कि हम क्या बम ले आएंगे, क्या हमारे हाथ में क्या है, मतलब छोटे से बैग में क्या ले आएंगे, तो वो बैग खोल के नहीं दिखाते हैं। तो ऐसी लड़की की जो एक बच्ची है जो आया का काम कर रही है, एक जो है फैक्ट्री में काम कर रही है, एक जो है वो मॉल में काम कर रही है, तो उस तबके की महिलाओं में भी कॉन्फिडेंस कैसे आता है। मणिकर्णिका जी शब्दांकन वेबसाइट है एक कहानी की, मणिकर्णिका उस पर है। तो वो 4 लड़कियां हैं और उस पर मतलब काफी बहस भी हुई थी और काफी पसंद भी, कुछ लोगों को पसंद आई थी और कुछ लोगों को कहना था कि वो लड़कियां बाइक चलाना सीख रही हैं, कि मोटरसाइकिल चलाना। तो कुछ लोगों से सहमत नहीं थे कि लड़कियां भी आखिर लड़के क्यों बन जाएं। पर मैं ये बोलती हूँ कि अगर कोई लड़की बाइक चलाना सीख रही है या मोटरसाइकिल चलाना सीख रही है तो वो लड़का हो जा रही है, ये नहीं है। क्यों ऐसा आप मान रहे हैं कि लड़के ही बाइक चला सकते हैं? जैसे लड़के और लड़कियां दोनों ड्राइव करते हैं, तो लड़कियों के लिए आप बोलते हैं स्कूटर चलाइए, मतलब स्कूटी होती है, होंडा एक्टिवा होती है। तो अगर लड़कियां बाइक चलाती हैं तो ऐसा नहीं कि वो लड़का हो गई हैं। तो मैंने उस तबके की लड़कियों को ध्यान में रख के कहानी लिखी कि उनका जो कॉन्फिडेंस कैसे आता है।
और वो कॉन्फिडेंस जब आता है, वंदना जी ने शायद वो कहानी पढ़ी है, तो मतलब उसमें वही है कि आपके लिए ये मैटर नहीं करता है कि आप किस परिवार से आते हैं, या आपका बैकग्राउंड क्या है, या आपका पालन पोषण किस परिवेश में हुआ है। अगर आप अगल बगल आसपास देखकर भी आत्मविश्वासी होना चाहते हैं, या आपको लगता है कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं, तो आप किसी भी तबके के हो आप करेंगे। जैसे सोच, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि सोच को परिवर्तित करना ही बहुत मुश्किल काम रहता है। तो ये जो करना है, जी हाँ, शब्दांकन उसका नाम है, शब्दांकन भरत तिवारी जी चलाते हैं, उस वेबसाइट पे वो मणिकर्णिका कहानी है। और रोहिणी अग्रवाल जी हैं, हमारे समय की बहुत ही अच्छी आलोचक हैं, उन्होंने काफी अच्छा उस पर लिखा था और उनको वो कहानी बड़ी पसंद आई थी। और उनका भी कहना वही था कि अभी तक हम इस तबके पर ध्यान नहीं देते हैं, हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि मतलब इस तबके को भी साहित्य का हिस्सा होना चाहिए, और साहित्य का हिस्सा होती भी हैं तो नौकर की तरह, हेल्पिंग हैंड की तरह नहीं होना चाहिए। तो किरण जी नमस्ते, आपने बोला है सचेतनता नारी का आभूषण बन सकता है। हाँ बिल्कुल, मतलब सचेत रहना तो अच्छी बात ही है, और मतलब केवल हम आभूषण की ही बात क्यों करें, लेकिन हाँ अगर आप आसपास के परिवेश में देखते हैं, जैसे मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ, मेरा मतलब बहुत ही ये है निजी कह लीजिए, कि हमारे यहाँ जो आती हैं, हमारे यहाँ जो खाना बनाती हैं, मैंने उनके अंदर जो आत्मविश्वास देखा है, मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, स्त्रियों के अंदर वो आत्मविश्वास नहीं दिखती। मैं अपने दफ्तर में जाती हूँ तभी भी मैं देखती हूँ कि क्यों बोलें, क्या करना है बोल के, इस तरह का जो व्यवस्था रहती है उसके अंतर्गत वो अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाती। लेकिन जो हमारे यहाँ दीदी आती हैं, उनका नाम राधा है, तो अगर उन्हें कोई चीज खराब लगती है, भले ही वो नौकरी कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल आत्मविश्वास से बोलती हैं कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगी, इतनी देर में नहीं करूंगी, या मैं इतना ही करूंगी। कोई उनको अगर अतिरिक्त रूप से दबाव बनाए तो कहती हैं कि ठीक है फिर कल से आप कोई और ढूंढ लीजिए। या वो अपने घर में, परिवार में भी अगर कोई मतलब उनकी सास अगर उन्हें कुछ कह रही है, या उनके पति की बात वो नहीं मानना चाहती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो एरोगेंट हैं, लेकिन वो अपनी बात रखती जरूर हैं। और मुझे यही बात उनकी सबसे पसंद आती है कि वो अपनी बात रखती हैं, कोई माने या ना माने। तो उससे क्या होता है कि एक धारणा उनके प्रति बनती चलती है, और एक उनके घर वाले लोग भी जान चुके हैं कि अगर ये कह रही हैं तो कुछ लॉजिक के साथ कहती हैं। और उन्हें कुछ चीज समझ में नहीं आती तो जिनके वो खाना बनाती हैं, अगर उनको लगता है कि वो थोड़ा सा अपनी निजी बातें शेयर कर सकती हैं तो उनसे पूछती हैं। तो वो बहुत जरूरी है। जैसे वंदना जी ने कहा कि इस तबका को भी साहित्य का हिस्सा होना चाहिए। प्रज्ञा जी ने कहानी लिखी है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह कड़ियां जुड़ती जाएंगी। और स्त्री विमर्श जिसकी हम बात करते हैं, स्त्री विमर्श में हर तबका आना चाहिए, हर वर्ग आना चाहिए, हर उम्र आना चाहिए। मैं उम्र को भी बहुत मानती हूँ कि जैसे अभी बच्चों के नजरिए से कहानी लिखी जाती है, तो मैं अमूमन देखती हूँ कि कहानियां मेरे मतलब हो सकता है मैंने नहीं भी पढ़ी हूँ, पर मैं अमूमन जितनी कहानियों को पढ़ती हूँ, तो जो बाल नजरिए से लिखी कहानियां हैं उनमें ज्यादातर उत्पीड़न की कहानियां हैं। तो मतलब उत्पीड़न एक सच है, उसको आप मिटा नहीं सकते, वो समाज में है, कुछ परिवारों में भी होता होगा, अच्छे परिवारों में भी होता होगा, खैर निचले तबके में होता ही है, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं। लेकिन बाल नजरिया एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है साहित्य का, जो मुझे मिसिंग लगता है, केवल उत्पीड़न के लिए नहीं। जैसे आप लड़कों को देखिए, आप मतलब आप जब लड़के और लड़कियों का पालन पोषण का तरीका देखिए, छोटे बच्चों को देखिए, क्योंकि मेरे घर छोटा बच्चा है तो मैं देख रही हूँ कि उसका जो पालन पोषण है, उसका सोचने का नजरिया है, वो बिल्कुल अलग है। वो उसको कहीं ना कहीं साहित्य में आना ही चाहिए, क्योंकि बाल साहित्य मतलब बाल नजरिए का मतलब ये नहीं है कि बच्चा बड़ा होके सिर्फ उसके साथ उत्पीड़न हुआ है उसकी कहानी लिखे। वो क्यों नहीं लिख सकता कि उसने किस दृष्टि से समाज को देखा, किस दृष्टि से किसी खेल को देखा, किस दृष्टि को उसने पालन पोषण से देखा। जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, टेलीविजन को लेकर मेरा थोड़ा सा आग्रह रहता है कि टेलीविजन 5-6 साल तक बच्चों को नहीं दिखाया जाना चाहिए, मतलब होना ही नहीं चाहिए आपके घर में। कई लोग बोलते नहीं हमने रिचार्ज नहीं करवाया, पर मेरा मानना है कि स्क्रीन होनी ही नहीं चाहिए कि बच्चे को पता भी चले। तो ये हो सकता है मेरा थोड़ा सा बहुत इसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट होके मैं सोचती हूँ। तो मैंने अपने एक मित्र से ये चीज साझा की और उन्हें ये आइडिया बहुत पसंद आया कि नहीं, किताबें
पढ़ने की यही उम्र होती, 6-7 साल तक अगर आपने उनको नजरिया बना दिया किताब के प्रति तो वो फिर प्रेम करने लगते हैं। तो उन्होंने टेलीविजन नहीं खरीदा, और उनका जब बच्चा नर्सरी में गया, उसके बाद फर्स्ट क्लास KG फर्स्ट में गया, तो उसको पता चला कि डोरेमोन, जैसे उनसे पूछना कि आपको क्या पसंद है, डोरेमोन पसंद है, तो उसने अपने टीचर से मतलब कुछ वो जवाब ही नहीं दे पाया। तो उनकी माँ ने बोला कि इसे डोरेमोन नहीं पता है क्योंकि इसने कभी कार्टून नहीं देखे, क्योंकि हमारे यहाँ टेलीविजन नहीं है। तो उन्होंने बोला कि टीचर ने आश्चर्य किया कि आप कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कभी हम न्यूज देखता है तो मोबाइल पर देख लेते हैं, और हमारे घर लैपटॉप है, वो हम इसको स्क्रीन टाइम मतलब इसका मान लीजिए कि 0 ही है अभी तक। इसको सुपरमैन, बैटमैन, डोरेमोन, एंग्री बर्ड्स ये सब नहीं पता है। तो काफी इम्प्रेस हुई। तो जब ऐसी बात हो गई तो उनको भी अच्छा लगा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि टीचर हमसे इम्प्रेस हो रही है। लेकिन कुछ महीने बाद ही उनका बच्चा आया और बड़ा उदास था। उसने पूछा कि मम्मी हम लोग गरीब हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हम गरीब तो नहीं है, बताओ क्या हुआ? तो बोले नहीं मम्मी, जिनके घर में डोरेमोन नहीं आता ना टेलीविजन में, वो लोग बहुत गरीब होते हैं। तो उन्होंने पूछा आपको किसने कहा? तो उनके दोस्त ने कहा। पीयर प्रेशर देखिए कितनी बड़ी चीज है कि उस बच्चे के मन पे इतना असर हुआ कि जी हाँ, मैं अशोक जी बच्चों के लिए भी कहानी लिखती हूँ। कुछ कहानियां मेरी नंदन में प्रकाशित भी हुई हैं, और अभी एक संग्रह की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो उनको इतना मतलब दुख हुआ ये समझ के, वो बच्चा इतना उदास था कि नहीं आप गलत बोल रही, हम लोग गरीब हैं तभी हमारे घर टेलीविजन नहीं है। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि आप बताओ इसकी रेमेडी क्या है। मतलब हमने तो अच्छा सोच के उसके लिए टेलीविजन नहीं लाए हैं। तब फिर हमने कहा कि हम शाम को आएंगे और हम बच्चे से बात करेंगे और उसे समझाएंगे। फिर हम गए, मैंने उसके लिए किताबें, चूंकि मैं किताबों की दुनिया में रहती हूँ तो उनको पता नहीं पड़ता कि हिंदी की किताबें कहाँ मिलेगी। मैंने बहुत सारी उसके लिए किताबें खरीदी, तरह तरह की कहानियां खरीदी, और फिर मैंने उसे समझाया कि आप एक बात बताइए, कल आप अपने दोस्तों से पूछिएगा जाकर स्कूल में कि उन्हें कितनी कहानियां याद हैं। तो बोले उससे क्या होगा? तो मैंने कहा आपको कितनी कहानियां याद हैं? तो उसने कहा मुझे 26 कहानियां याद हैं। और बोले आप 5 कहानियां ले आई हैं तो मैं ये भी याद कर लूंगा। तो मैंने कहा आप सैटरडे को क्या करते हो स्कूल में जब आपके यहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं? तो बोले मैडम कहती हैं कि अगर विवान के अलावा कोई कहानी सुना सकता है तो सुनाएगा, क्योंकि विवान ही सबसे अच्छी कहानी सुनाता है, इसलिए सबसे लास्ट में सुनाएगा। तो मैंने उसको ये बताया कि बेटे देखिए, आप इसलिए सुना पाते हैं क्योंकि आप पढ़ते हैं, आप टेलीविजन नहीं देखते। तो वही जो दृश्य चित्रों की हम अभी बात कर रहे थे, वो बच्चा इतना खूबसूरत खाका खींचता है कहानियों का, उसके पास कहानी सुनाने का इतना मतलब जिसको कहते हैं ना नेचुरल बिल्ट है उसके पास, मतलब इंस्टिंक्ट है उसके अंदर कि वो खूबसूरती से कहानी को नरेट करता है और बड़े अच्छे से कि फिर भालू आया, फिर ऐसा आया और ये आया। तो मैं सोचती हूँ उस पर कहानी लिखी जानी चाहिए, और यही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि साहित्य में हर चीजें आए। मतलब टेलीविजन से क्या होता है, आप चित्र देख रहे हैं, आप चित्र देखेंगे थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे और आपकी अपनी कल्पना शक्ति डेवलप नहीं होगी। ये मेरा अपना निजी राय है। हो सकता है किसी को लगता हो कि टेलीविजन से बच्चों की भाषा सुधरती है, या किसी और की भी। मतलब मुझे निजी तौर पर बहुत टेलीविजन के आगे बैठना या उसको देखना, क्योंकि आप कुंद हो जाते हैं। चल रहा है दृश्य, आवाज चल रही है, चित्र चलते जा रहे हैं, आप आवाज सुन रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, बाहर आए वॉश आउट हो जाता है, आप खत्म। मतलब या तो आपको रिपीटेटिव 2-3 बार देखना पड़ेगा, या आप बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होकर देखेंगे तो कोई एक आध चीज आप याद रख पाएंगे। लेकिन पुस्तकें आपको हमेशा याद रहती हैं, कहानियां आप नहीं भूलते हैं। हो सकता है आप शीर्षक भूल जाएं या लेखक भूल जाएं। लेखक भूल जाएं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भूले जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन शीर्षक याद रखना चाहिए। तो कहानियां जो होती हैं वो आपके, जब आप पढ़ते हैं तो आप चित्र बुनते हैं, कल्पना करते हैं कि फिर आप, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो कि इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है, उसकी जगह वैसा भी हो सकता है, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये मेरा मानना है कि जब स्त्रियों की बात हो साहित्य में तो हर तबके और हर वर्ग की बात हो, जब बच्चों की बात हो तो हर तबके हर वर्ग की बात हो और हर तरह की बात हो। मतलब ऐसा नहीं कि एक सेगमेंट ले लिया हमने और उसी पे हम लिखे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की दुनिया इतनी रोचक होती है और इतने अच्छे ढंग से वो लोग सोचते हैं, वो इतना अलग ढंग से सोचते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते कि अच्छा इन्होंने ये सोच लिया। वो उनका इंटरप्रिटेशन बहुत गजब रहता है। वन्ना जी वन्ना जी बड़े अच्छे टिप्पणियां कर रही हैं। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि शीर्षक भूलो, लेकिन हाँ मैं ये बोलती हूँ कि लेखक
को भूला जा सकता है, क्योंकि लेखक तो देखिए क्या बात है कि लिखते रहते हैं, ठीक है, बाद में हम कभी भी सर्च करके किसी से पूछ सकते हैं, पर शीर्षक याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहानीकार शीर्षक पे बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तो यही मेरी वजह रहती है, जब मैं लिखती हूँ कई बार तो मैं कभी भी वो चीज नहीं लिखती हूँ, मतलब आपको ऐसा, मैं अपनी निजी बता रही हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं आपने ऐसा लिखा था, पर मैं बहुत चीजों को इसलिए मतलब ये करती हूँ कि जो चीज मैं पढ़ना नहीं चाहती मैं वैसा कभी लिखना नहीं चाहती, और इसलिए बहुत अंतराल के बाद भी मैं लिख पाती हूँ, बहुत धीमा भी लिख पाती हूँ, कई बार नहीं भी लिखती हूँ, लगता है कि नहीं ये ड्राफ्ट ठीक नहीं बना तो मैं नहीं लिख पाती हूँ। तो ये एक अंदर तरह, मतलब ये बहुत लोग बोलते हैं कि जब अंदर से कहानी उपजे तब लिखना चाहिए, जब आपको लगे कि नहीं लिखे बिना आप बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकते तब लिखना चाहिए। पर मेरा मानना ऐसा है कि आपको लिखते तो रहना ही चाहिए, क्योंकि देश काल परिस्थिति के बाद वो चीजें अपने आप बदलती चलती हैं। जब आप लिखते रहते हैं, आप उसको कहीं ना कहीं लिख कर रख दीजिए, और उसके बाद फिर आपको लगता है कि इस कहानी को कभी डेवलप कर सकते हैं, तो इसलिए लेखन कभी बंद नहीं होना चाहिए, मतलब मैं ये मानती हूँ। और यही बहुत अच्छी चीज है कि अभी जो नए हमारे कथाकार आ रहे हैं बहुत अच्छी कहानियां लिख रहे हैं, जैसे वंदना गुप्ता जी ने बहुत अच्छी कहानी लिखी थी, और उस पर हालांकि वंदना जी जानती ही हैं कि जैसा कि साहित्य, हमारे साहित्य में ये है कि बहुत ज्यादा मतलब पक्ष और विपक्ष में हम लोग तुरंत बट जाते हैं, जैसे अभी राजनीति में होने लगा है कि या तो आप किसी की भक्ति करेंगे या फिर आप एकदम विरोध में रहेंगे। तो ये साहित्य में भी होता है कि या तो कहानियां उत्तम श्रेणी की होंगी या वो एकदम निकृष्टतम होगी। साहित्य में आजकल बीच की कोई कहानी, कोई रचना, कोई उपन्यास आजकल रहता ही नहीं है। तो जो वंदना जी की कहानी आई थी वो भी बहुत बेहद उम्दा कहानी थी, क्योंकि कहानी पढ़ के सुनानी चाहिए, जुबानी मतलब पढ़ना और जुबानी तो मेरे ख्याल से एक ही चीज हुई है अशोक जी, क्योंकि मतलब किस सेंस में आप पूछना चाह रहे हैं कि किसको पढ़ के सुनानी चाहिए, मतलब पाठकों को। पहले तो सबसे पहले तो पहली जो कड़ी होती है वो तो लिखना ही होती है। तो पढ़ने से ये रहता है कि जब आप, अच्छा विजय जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ये मेरा बहुत पसंदीदा विषय है कि पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों के लिए क्या टिप्स होने चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। आपके आसपास किताबें होनी चाहिए, अखबार होने चाहिए घर में। मतलब आजकल लोगों ने अखबार लेना बंद कर दिया, और हालांकि कोरोना काल में तो बहुत सारे घर ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा अखबार शुरू ही नहीं किया है। तो मतलब मेरी तो ये विनम्र विनती रहती है कि अखबारों से तो कोरोना नहीं फैल रहा है, इसलिए कोरोना को जो भी हो रहा है वो तो दूसरे कारणों से भी हो रहा है, इसलिए अखबार जरूर मंगवाए जाएं। 1 या 2 मैगजीन्स मंगवानी चाहिए घर पे, और किताबें दिखते रहना चाहिए बच्चों को। पहले तो दिखना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब दिखता है तभी फिर बच्चे रोचकता से उठाते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है और फिर वो उसको पढ़ते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि छोटी छोटी किताबें मतलब उनके साथ बैठ के पढ़ी जाए, उन्हें पढ़ के सुनाया जाए। बच्चे की उम्र क्या है ये भी बहुत, अभी जैसे मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा हो गया तो उसको अचानक से किताबों में आप नहीं ठेल सकते हैं कि आप पढ़ने बैठ जाइए, लेकिन डेवलप करने के लिए जरूरी कि कोई इंटरेस्टिंग सी कोई कहानी सुना दी जाए, मोबाइल का इस्तेमाल ना किया जाए। मैं जैसे कि टेलीविजन विरोधी हूं तो टीवी ना चलाया जाए, टीवी चलाएंगे तो पढ़ने का समय तो अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी देखिए कि मुझे तो लगता है कि दादी नानी जो कहानियां सुनाती थी उनके पास तो बहुत लंबी परंपरा थी और बहुत सारी कहानियां थी, हम उतना याद नहीं रख पाते हैं। तो मैं तो पढ़ के ही अपने बच्चे को कहानी सुनाती हूँ। मैं काफी सारी मेरे पास किताबें हैं, और मतलब अकबर बीरबल से लेकर और पंचतंत्र की कहानियां तक हैं जो मैं पढ़ के ही सुनाती हूँ। और थोड़ा सा बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए होना ये चाहिए कि बहुत रोचक तरीके से कहानी सुनानी चाहिए कि हाँ, मालती जी तो देखिए अद्भुत हैं, और उनकी बराबरी के लिए तो हम नहीं कर सकते। वो तो पूरी पूरी कहानियां याद रख लेती हैं, तो वो प्रतिभा तो उनमें अकेले ही है। वो तो बिरली कहानीकार हैं, वो तो लिखती भी जितना शानदार है, वो उनका वाचन भी उससे शानदार होता है। वो तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि ईश्वर प्रदत्त उनके पास वो जिसको कहते हैं मतलब नेमत है वो ईश्वर की, कि वो कहानियां जितनी खूबसूरत लिखती हैं उतनी ही अच्छी कहानियां वो पढ़ के भी सुनाती हैं। और मैंने जब उनको पहली बार बहुत साल पहले कहानी पाठ में सुना था तो मैं तो मतलब चकित रह गई थी कि वो कोई कागज लेके नहीं बैठती हैं और पूरी कहानी जिसको कहते हैं शुरू से अंत तक
विथ डायलॉग्स और बिल्कुल मनोभाव से जो कहानियां सुनाती हैं, तो वो पूरी कहानी पढ़ लेती हैं। तो मुझे तो मतलब मैं जिस मतलब कहते हैं ना कि रश्क कर सकती हूँ, और ऐसा सीखना तो मेरे मतलब अभी तो बहुत मुमकिन नहीं है। मैं तो हमेशा पढ़ के ही कहानी सुनाती हूँ, और पर ऐसा कोई अगर कर पाता है, उनकी तरह कहानी याद रख पाता है, तो ये तो बहुत ही आपने सही कहा वंदना जी कि वो इतनी रोचक ढंग से सुनाती हैं कि उनके जैसा कहानी पाठ सीखना तो बहुत कठिन है। और कहानी पाठ अगर आप सुनना चाहें कभी, तो तेजेंद्र जी हैं, लंदन में रहते हैं, प्रवासी साहित्यकार हैं, काफी बड़े साहित्यकार हैं। उनका पाठ बहुत रोचक होता है। मतलब मैं निजी तौर पर कहानी पाठ उनका जब होता है तो मैं अक्सर सुनती हूँ। वो बहुत ही मनोयोग से कहानी सुनाते हैं, और बिल्कुल आपको लगेगा कि आपके सामने कोई फिल्म चल रही है और पीछे से तेजेंद्र जी की आवाज में डायलॉग आते जा रहे हैं। वो बहुत खूबसूरती से कहानी सुनाते हैं, और शायद मैंने कहानी पढ़ना उन्हीं से सीखा है। मतलब ये मुझे स्वीकारना चाहिए कि जब मैंने उन्हें सुना तो मुझे लगा कि हाँ, इस ढंग से भी कहानी पढ़ी जानी चाहिए। हालांकि जब आप किसी को कॉपी करते हैं तो कॉपी ही करते हैं, वो तो ओरिजिनल है, लेकिन वो बहुत बेहतर तरीके से कहानी सुनाते हैं। तेजेंद्र जी तो इस मामले में गजब का मतलब उनका वक्तव्य रहता है। मेरे ख्याल से हम 1 घंटा हो गया है अब। मुझे बताएं अर्पण जी कि अगर टाइम मतलब हो गया है, हम लगभग पर्याप्त बातचीत कर चुके हैं, तो अगर कहें तो हम इस सेशन को खत्म करें। अर्पण जी अगर सुन रहे हो तो मुझे बताएं, तो हम लोग फिर उसको करते हैं। और अगर कोई किसी के प्रश्न हो तो मैं जरूर, क्योंकि ये तो साहित्य पर बात करना अंतहीन सिलसिला है, जिसको हम जितना भी लंबा ले जाएं उसको हम खींच सकते हैं, बात कर सकते हैं। पूरी पूरी रात हम गप्पे और गोष्ठियां कर सकते हैं। आप सब लोग आए, इसका बहुत आभार और शुक्रिया। और मुझे लगता है कि मैंने ठीक ठाक ही बातें की होंगी, आप लोगों को पसंद भी आई होंगी। अब हम इस सेशन को 1 घंटा भी हो गया है, तो हम इस सेशन को खत्म करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत आभार कि आप लोगों ने इतने धैर्य से मुझे सुना और इतने सारे सवाल किए। और मैं आभारी हूँ जनसुलभ पुस्तकालय की भी कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया। नमस्ते।